विद्यार्थियों, कक्षा 12 के अर्थशास्त्र के सिलेबस में 2 भाग हैं। जो पहला भाग है यानी आपकी जो पहली पुस्तक है उसका नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और जो दूसरा भाग है यानी कि जो दूसरी पुस्तक है उसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र। आज हम अर्थशास्त्र के इन दोनों भागों से परिचय कराएंगे और साथ साथ में जानेंगे कि इनमें महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ कौन कौन सी हैं। तो पिछली कक्षा में आपने अर्थशास्त्र की परिभाषाएं पढ़ी थी। अर्थशास्त्र के बारे में आप काफ़ी कुछ समझ गए थे और उसी में आपने जो सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक परिभाषा आपने देखी थी अर्थशास्त्र की, वो दिया था प्रोफेसर रॉबिन्स ने। रॉबिन्स की परिभाषा थी अर्थशास्त्र असीमित साध्य, सीमित तथा अनेक प्रयोग वाले साधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन है। इस परिभाषा में आपने 3 शब्द देखे, एक साध्य, दूसरा साधन और तीसरा साधनों के अनेक प्रयोग। हम इन तीनों को अगर समझ गए तो यहाँ से अर्थशास्त्र को समझना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं असीमित साध्य की। असीमित साध्य, साध्य किसे कहते हैं? हमारे दैनिक जीवन की जो भी आवश्यकताएं होती हैं उन्हीं को हम साध्य कहते हैं, और ये आवश्यकताएं असीमित होते हैं यानी कि अनंत होते हैं। केवल एक ही आवश्यकता नहीं होती है। एक आवश्यकता जैसे ही समाप्त होती है दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के तौर पर हमारी कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं? भूख, प्यास, नींद, ये सब हमारी आवश्यकताएं हैं। अब बात करते हैं कि इन आवश्यकताओं की संतुष्टि हम कैसे करते हैं। जिन चीजों से इन आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है उन्हीं को हम साधन कहते हैं। जैसे भूख को संतुष्ट करना है तो उसके लिए भोजन की जरूरत पड़ती है, तो भोजन वहां पर साधन है। प्यास की संतुष्टि के लिए हम पानी पीते हैं, तो पानी प्यास बुझाने की एक साधन है। इसी प्रकार नींद, अगर हमने नींद लेनी है तो हमें चारपाई की जरूरत पड़ेगी, तो चारपाई वहां पर साधन है। ये जो साधन होते हैं ये सीमित होते हैं, और इसको सीमित होने का मतलब है दुर्लभ होना। यानी जिन आवश्यकताओं की हम पूर्ति करना चाह रहे हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले जो साधन होते हैं वे सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सीमित यानी कि मांग की अपेक्षा पूर्ति का कम होना। उन वस्तुओं की मांग अधिक है और पूर्ति कम हो रही है, तो हम उन्हें सीमित कहते हैं या दुर्लभ कहते हैं। और इसी को हम ये कह सकते हैं साधनों की सीमितता या साधनों की दुर्लभता। यानी मांग की अपेक्षा पूर्ति का कम होना ही दुर्लभता कहलाता है। जैसे भोजन, पानी या चारपाई ये सीमित मात्रा में ही होते हैं। और तीसरी बात, इस परिभाषा में हमने देखा था कि प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा था कि साधनों के अनेक प्रयोग होते हैं। अब अनेक प्रयोग का मतलब, जैसे हमारे पास एक साधन है पानी। पानी के अनेक प्रयोग हैं। पानी से हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, प्यास बुझाते हैं और भोजन पकाते हैं या फिर सिंचाई का काम आता है। पानी जो सीमित मात्रा में है और उसके अनेक प्रयोग हैं। तो प्रोफेसर रॉबिन्स ने यही कहा था कि भाई अर्थशास्त्र में हम असीमित जो हमारे साध्य हैं, जो ये आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं की पूर्ति हम अपने सीमित साधनों से करते हैं, और वो सीमित साधन अनेक प्रयोग वाले होते हैं।
तो जब वो अनेक प्रयोग वाले होते हैं तो उसमें मनुष्य किस प्रकार का व्यवहार करता है, हम उसी का अध्ययन करते हैं। और यहीं पर एक समस्या उत्पन्न होती है हमारे पास, और वो होती है चयन की समस्या या चुनाव की समस्या। और इस चुनाव की समस्या को हम कहते हैं आर्थिक समस्या। चुनाव की समस्या ही आर्थिक समस्या। ये कौन सा चुनाव है कि हम अपने सीमित साधनों से, जिनके की अनेक प्रयोग हैं, इन प्रयोगों में से हम अपनी पहले किस आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं, किस आवश्यकता की पूर्ति करें, यही आर्थिक समस्या है। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? असीमित साधनों के कारण, असीमित साध्य के कारण और सीमित साधनों के कारण और साधनों के अनेक प्रयोग होने के कारण। तब हमें चयन करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है कि अपने इस सीमित साधन से हम पहले किस आवश्यकता की पूर्ति करें, और यही हमारी आर्थिक समस्या है। अब देखो, उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने पानी का ही उदाहरण लिया था। पानी एक साधन है, सीमित साधन है, और उसके अनेक प्रयोग हैं, नहाना, पीना या सिंचाई करना। अब हमारे पास जो साध्य हैं, साध्य भी अनंत हैं। यानी हमें नहाना भी है, या प्यास भी हमें लगी है, या हमने सिंचाई भी करना है, बर्तन भी धोने हैं। ये बहुत सारे हमारे पास आवश्यकताएं हैं। अब सीमित साधन है हमारे पास पानी। मान लीजिए 1 बाल्टी पानी है। अब इस 1 बाल्टी पानी से हमें चयन करना है कि इनमें से हम पहले किस आवश्यकता की पूर्ति करें, या हम नहाएं, या हम सिंचाई करें, या हम प्यास बुझाएं। हर मनुष्य का व्यवहार यहाँ पर अलग अलग होता है। किसी को प्यास लगी होगी तो वो पहले प्यास बुझाने का काम करेगा। अगर किसी को प्यास नहीं लगी है तो वो उससे शायद नहाएगा, या कपड़े धोएगा, या फिर खाना बनाएगा, या फिर ये सब कुछ अगर उसका हो रखा है तो हो सकता है वो सिंचाई करे। तो अलग अलग मनुष्य का यहाँ पर अलग अलग व्यवहार होगा। वहाँ पर उसे चुनाव करना पड़ेगा, और ये चुनाव करने की जो समस्या है, यही आर्थिक समस्या है। इसी को हम आर्थिक समस्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपने 2-3 शब्दों के बारे में आप परिचित हो गए होंगे कि साध्य क्या है। जो आवश्यकताएं हैं उनको ही हम साध्य कहते हैं। आवश्यकता की पूर्ति जिन चीज़ों से होता है उनको हम साधन कहते हैं। और फिर हमने ये देखा कि साधनों के अनेक प्रयोग होते हैं। एक ही साधन कई काम आता है। जैसे नहाना, कपड़े धोना, प्यास बुझाना, ये पानी एक साधन है, ये उसके द्वारा हम करते हैं। तो ये एक छोटा सा आपके पास परिचय था अर्थशास्त्र की जो विभिन्न जो शब्दावली हैं, जिन्हें हम आगे कई बार प्रयोग करने वाले हैं अपने आगे के सिलेबस में। अब एक टॉपिक पर आते हैं अपना, व्यष्टि अर्थशास्त्र। अभी आपको बताया गया कि अर्थशास्त्र के 2 पार्ट्स हैं, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। सूक्ष्म इसलिए कहते हैं यहाँ पर व्यक्तिगत और अलग अलग आर्थिक इकाइयों का विशिष्ट अध्ययन किया जाता है। जैसे हम व्यक्तिगत मांग करते हैं, या एक फर्म है, व्यक्तिगत फर्म है, उसके उत्पादन के बारे में अध्ययन करते हैं कि एक फर्म है, उस फर्म में कौन कौन से साधन काम कर रहे हैं, किन किन साधनों के द्वारा कितना उत्पादन किया जा रहा है। तो हम केवल एक फर्म की यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक फर्म के ही हम उत्पादन के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो इसे कहेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब दूसरा जो पार्ट है वो है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समग्र व्यवहार का अध्ययन करना।
संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समग्र व्यवहार का अध्ययन करना समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। अब पूरी अर्थव्यवस्था में एक ही फर्म तो होगा नहीं, जितने भी फर्म होंगे, जैसे एक अर्थव्यवस्था के रूप में हमने एक देश की अर्थव्यवस्था ले ली, तो उस विशेष देश में कौन कौन से वस्तुओं की मांग की जा रही है, कौन कौन से वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है, इन सब का हम अध्ययन करते हैं एक साथ। तो जैसे उसको कहेंगे हम समग्र मांग। तो समग्र मांग का अध्ययन करना या राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना, यानी कि एक देश के जितने भी निवासी हैं सबकी आय का अध्ययन करना और रोजगार का अध्ययन करना। तो समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे व्यापक अर्थशास्त्र कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समग्र व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो ये एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। इसके बारे में हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे और इन दोनों में क्या महत्वपूर्ण अंतर है, मुख्य अंतर क्या है और क्या समानताएं हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये भी हम देखेंगे, ये आगे पढ़ेंगे अभी। अब एक और शब्दावली पर आते हैं, वास्तविक वर्णात्मक अर्थशास्त्र। वास्तविक या वर्णात्मक अर्थशास्त्र। जब हम किसी अर्थव्यवस्था में उसके इस प्रकार से अध्ययन करते हैं कि उसकी वस्तु स्थिति क्या है, क्यों और कैसे है, यानी अर्थव्यवस्था का संचालन वास्तविक रूप से कैसे हो रहा है, उसका जब आप अध्ययन करते हैं तो उस अर्थशास्त्र को हम या तो वर्णात्मक अर्थशास्त्र कह देते हैं या वास्तविक अर्थशास्त्र कह देते हैं। अब इसी के विपरीत अर्थशास्त्र का दूसरा रूप है, उसे कहते हैं निर्देशात्मक या आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। इसमें क्या, क्यों, कैसे का अध्ययन तो किया ही जाता है, लेकिन क्या होना चाहिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी कोरोना वायरस के कारण मंदी आने वाली है, तो देश की अर्थव्यवस्था मंद हो गई है। तो ये तो है वर्णात्मक अर्थशास्त्र में कि अर्थव्यवस्था कैसी है, क्या उसकी वस्तु स्थिति क्या है, क्या होना चाहिए। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में हम ये भी देखते हैं कि मंदी को दूर कैसे करें, इस बारे में भी जब हम अध्ययन करेंगे तो वो निर्देशात्मक अर्थशास्त्र कहलाएगा। यानी हम केवल इतना ही नहीं देखते हैं कि मजदूरी दर क्या है या बेरोजगारी कितनी है, हम इसमें जो हमारे पास ये समस्या है ये भी सुझाव देता है अर्थशास्त्री कि बेरोजगारी कैसे दूर किया जाए, मजदूरी दर क्या होनी चाहिए। इस बारे में भी जब हम अध्ययन करेंगे तो उसे निर्देशात्मक अर्थशास्त्र कहेंगे। अब यहां पर हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे। ये अर्थव्यवस्था है क्या? अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जो लोगों को जीविका अर्जित करने के साधन व जीविका प्रदान कराती है। यानी लोग अपनी आजीविका कैसे कमाएं, लोग अपना जीवन यापन कैसे करें, किस प्रकार से करते हैं, उन साधनों को वो कैसे जुटाते हैं, कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, क्या क्या उत्पादन हो रहे हैं, क्या क्या मांग हो रहे हैं, उस सारी प्रणाली को हम अर्थव्यवस्था कहेंगे। जैसे हमारे ऋषिकेश क्षेत्र के अंतर्गत जीविका प्राप्त करने के लोग कौन कौन से कार्य कर रहे हैं। कोई ड्राइवर है, कोई सब्जी विक्रेता है, तो कोई सीमेंट विक्रेता है, तो कोई खेती भी करता होगा, कोई पशुपालन करता होगा। तो इस प्रकार से सारे के सारे वहाँ पर आजीविका के लिए या जीविका अर्जित करने के लिए
जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं वो सब एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं। जैसे ड्राइवर की निर्भरता अपने जो उसके कस्टमर हैं उन पर है, और कस्टमर भी वो हो सकता है कि किसी को बैंक जाना है तो वो गाड़ी में जा रहा है, तो वो भी उससे जुड़े हुए हैं। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक जो उत्पादन के जो साधन हैं या जो उपभोक्ता हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी अर्थशास्त्र में जो अर्थव्यवस्था जो शब्द है वो ये एक जटिल प्रणाली है। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ शब्दों का ही अर्थशास्त्र के इस परिचय नामक चैप्टर में अध्ययन किया। हमने साधन के बारे में समझा, साध्य के बारे में समझा, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का जो मुख्य अंतर है, पहला अंतर उसको आप समझ चुके हैं, और वास्तविक और निर्देशात्मक अर्थशास्त्र में भी आप अंतर समझ चुके हैं, और हम आर्थिक समस्या को समझ चुके हैं कि आर्थिक समस्या क्या होता है या चुनाव की समस्या किसे कहते हैं। आगे हम अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या और इसके साथ साथ उत्पादन संभावना वक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।